बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर 19 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इस चैप्टर 19 का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक आप एक दफ़ा बुक से ज़रूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स इस टॉपिक की डायग्राम, मैथमेटिकल इक्वेशंस और इम्पोर्टेंट ग्राफ्स को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थ्योरी को हम यहाँ पे ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे। जितनी बातें थ्योरी में मेंशन की गई हैं वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक दफ़ा आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने वो सारी बातें डिस्कस की हैं कि नहीं की। ठीक है जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टेटमेंट देखते हैं कि आप सिर्फ इतना याद रखें कि भाई जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को या इंसिडेंट लाइट को हम किसी मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं, शाइन करवाते हैं, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, वही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे मेंशन की है। अब थोड़ा सा हम डायग्राम को पहले समझते हैं ताकि हमें स्टेप टू स्टेप पता चलता जाए कि भैया हमने चलना कैसे है। तो अगर ये तरतीब आपको आ जाएगी ना, तो फिर आपको टॉपिक को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ भी आ जाएगी, याद भी हो जाएगा, तैयार भी हो जाएगा अच्छे से, और लिखना भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखें, स्टार्ट आपने ऐसे करना है। सबसे पहले डायग्राम को समझें कि हमारे पास यहाँ पर एक एवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर है, ये सर्कल जो आपको नज़र आ रहा है, उसमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कर्व शेप आपको टर्मिनल नज़र आ रहा है और एक आपको डॉट नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये बन जाएगा कैथोड। तो ये एंड क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स? कैथोड बन जाएगा। ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है ना। और ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये फिर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स एनोड। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स होगा क्या देखें। अब जाहिर सी बात है, सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मीन फोटॉन्स कह लें, लाइट कह लें, ठीक है। अब वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ से जाएगी और इस मेटल सरफेस पे क्या होगी? शाइन होगी, फॉल होगी, जो मर्जी आप वर्ड यूज़ कर लें। जैसे ही फॉल होगी तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। अब जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस एनोड पे देखें पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये एनोड उनको अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचेंगे तो देखें आगे उनको क्या मिल गया है? मूव करने का पाथ मिल गया है, तो वो फ्लो करेंगे ऐसे और ये दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो सर्किट में क्या आ जाएगा जी? करंट आ जाएगा। अब वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट है ना, यानी कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो उसको हम नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अब यही बातें जो मैंने अभी बताई हैं, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में लेके चलते हैं कि किस तरह से लाइट फॉल करेगी और कैसे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और बाकी फिर स्टेप टू स्टेप हम यहाँ पे चीज़ें लेके चलते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे है डियर स्टूडेंट्स एक सोर्स। तो ये आप एज्यूम करें जी हमारे पास क्या है? सोर्स। अब इस सोर्स से एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जा रही है जी ये, और ये लाइट डियर स्टूडेंट्स कहाँ पे फॉल कर रही है जी? मेटल सरफेस पे। ठीक है, इस तरह से एक और भी बना लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सपोज f, और इसकी एनर्जी क्या है? E, और इसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा। ये हमने लेट कर दी। अब डियर स्टूडेंट्स जैसे ही ये लाइट फॉल करेगी मेटल सरफेस पे, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, इस तरह से। ये जी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है।
कुछ और भी बना लें यहाँ पे, बस ये समझाने के लिए बहुत है, ठीक है ना, हिंट ही देना है। तो ये हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स, इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से एमिट हो चुके हैं। अब ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है ना डियर स्टूडेंट्स, इसे अब हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना, क्योंकि लाइट ने फॉल किया जिसकी वजह से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो अब इनका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सर्दी है, हाथ नहीं चल रहा, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करना है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब एनोड पे पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे एनोड की तरफ, मींस के एनोड इनको क्या करेगा, अपनी तरफ कैप्चर करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेंगे तो देखिए अब उनको क्या मिल गया, पाथ मिल गया। तो ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स ऐसे इस पाथ में फ्लो करेंगे, तो फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो इसका मतलब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। अब जो करंट होगा डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ जी IP से। अब ये करंट जा रहा है जी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ये उसकी क्या है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन है। इस तरह से ये दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा। तो सर्किट में क्या आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ गया। क्लियर है जी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा गौर करना है आपने, जैसे ही आपने सर्किट कंप्लीट किया और करंट का पाथ क्या हो गया, कंप्लीट। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, बल्कि तीन इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन ये है कि हमने कहा ना इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एमिट, तो क्या यहाँ से जिस तरह की मर्जी लाइट को आप फॉल करेंगे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी मर्जी कर सकते हैं यहाँ पे कि जिस तरह की मर्जी लाइट को फॉल करवाएं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है, तो आंसर होगा नो। ये डिपेंड करता है कि ये जो मेटल सरफेस आपने ली है इसकी नेचर क्या है, ये किस मटेरियल की है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर कर लें। तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, नोट, अगरचे डियर स्टूडेंट्स ये जो मेटल सरफेस है ये है सीजियम से कोट की गई है, सिल्वर प्लेट है, तो फिर याद रखिएगा इसके ऊपर आप कम से कम इंफ्रारेड वाली रेडिएशंस को, जिनकी एनर्जी कम है, ठीक है, इनको फॉल करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। कम से कम इंफ्रारेड से कम एनर्जी के फोटॉन या रेडिएशंस को फॉल करवाया तो फिर इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लें कि अगर हमारे पास ये सिल्वर प्लेट सीजियम से कोटेड की गई यहाँ पे मौजूद है तो फिर मिनिमम क्या डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम कम से कम आप इंफ्रारेड रेडिएशन या लाइट को फॉल करवाएंगे, ठीक है, कम से कम इतनी एनर्जी वाली लाइट को फॉल करवाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये इसकी नहीं है बल्कि सोडियम की या पोटाशियम की मेटल सरफेस है तो फिर याद रखिएगा उसके लिए कम से कम जो आप रेडिएशन या लाइट का यूज़ कर सकते हैं जो एनर्जी वाली, वो है जी हमारे पास सारी की सारी विजिबल वाली, विजिबल। अब विजिबल रीजन के अंदर क्या आपने याद रखा हुआ है, रोएगी बीवी, याद है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखें, रोए ये गी और यहाँ पे फिर आ जाएगा बीवी, ये सारे विजिबल रीजन की लाइट है, ठीक है ना, बी और यहाँ से वी, देखें रोए रेड ऑरेंज येलो इस तरह से, गी और फिर क्या है बीवी, तो ये सारे कलर आपके पास विजिबल में आते हैं। उसके बाद लास्ट में अगर इसके अलावा कोई आपके पास मेटल्स हैं तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा आप यूवी का यूज़ कर सकते हैं, यूवी, तो तब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो इसका मतलब हम सिर्फ यहाँ से ये बात याद रख सकते हैं भाई डिपेंड करता है मेटल सरफेस पे कि उसकी नेचर क्या है, वो किस मटेरियल की है, तब आप यहाँ से डिसाइड कर पाएंगे कि हमने कौन सी लाइट को फॉल करवाना है। क्लियर है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रख लें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या, स्टेप टू स्टेप हम डिस्कस करते हैं, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, बस टाइम थोड़ा लगेगा। आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी और मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको चीज़ें सारी समझ आती जाएंगी, नोट करते जाएं साथ साथ। दूसरा क्वेश्चन ये है, चलें जी इसका पता चल गया, लाइट भी हमने सूटेबल फ्रीक्वेंसी की फॉल कर दी, अब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन,
कि इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस से एमिट होंगे तो एमिट होने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। तो एमिट होने के लिए जो उनको एनर्जी चाहिए होती है उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन हम लास्ट में यहां पे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ याद रख लें यहां पे कि एमिट होने के लिए भी उनको एनर्जी चाहिए ना, तो वो जो एमिट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी का नाम क्या है? वर्क फंक्शन। क्लियर है? वर्क फंक्शन एनर्जी ही है और इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा, नोट कर ले। अब अगली बात, जब वो एमिट हो जाएंगे तो उन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सारों की क्या सेम होगी? ये तीसरा क्वेश्चन है कि उन सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की क्या एनर्जी सेम होगी? तो आंसर होगा नो। क्यों? देखिए, इस मेटल सरफेस के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसकी इनसाइड भी मौजूद हैं। अगर उसका इंटीरियर बिहेवियर डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसका मतलब जो अंदर से बेचारे निकल रहे हैं वो थोड़े थोड़े एनर्जी को लूज करते आ रहे हैं, फिर आगे कुलयन भी होगी तो हो सकता है उनके पास एनर्जी कम हो जाए। और इसी तरह जो ऊपर पड़े हैं वो फौरन बाहर निकल आएंगे। तो इसका मतलब इन सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है? डिफरेंट। क्लियर है जी? ये भी याद रखिएगा। अब चौथा क्वेश्चन, क्या देखना, ऐसे चलते जाएं क्वेश्चन आपके क्लियर होते जाएंगे। अब जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके पास एनर्जी है, तो मूव कर रहे हैं ना, तो वो एनर्जी कौन सी है? वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर आ गया ना, वेलोसिटी आ गई। तो इसका मतलब एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी से मूव कर रहे हैं वो एनर्जी उनके पास कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हम इस काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम यहां से जो मैथमेटिकल स्टार्ट करेंगे वो इसी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से मूव कर रहे हैं वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं? चलें आगे चलते हैं जी। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखें कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि भाई हमें इस बैटरी की जो पोलैरिटी है ना इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम इस बैटरी की पोलैरिटी को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। देखिए उसकी वजह ये है कि भाई अगर सर्किट के अंदर करंट रहेगा तो फिर आप कैसे उन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं कर सकते। आपको पहले सर्किट में करंट जीरो करना पड़ेगा और फिर आप बता सकते हैं कि यहां से एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो यहां तक आ रहे हैं वो उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब आगे चल पड़ेंगे तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर तो हर इंस्टेंट पे आप अलग अलग फाइंड करते फिरेंगे ना। तो हमने इन सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक रोकना है। जब यहां से यहां तक आएंगे तो इस रीजन के अंदर उनके पास कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो उसके लिए कंडीशन क्या है? बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं। तो ये देखें जी डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे इस बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करने लगा हूं। ये टर्मिनल बन गया डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव और ये टर्मिनल बन गया नेगेटिव। ठीक है जी, नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव। अब जरा गौर करना है, यही बैटरी यहां पे लग गई है, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया एनोड, तो एनोड पे पोटेंशियल क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। और यहां से देखें कैथोड बन गया पॉजिटिव। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक है। अब होगा क्या? मैंने कहा था एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी डिफरेंट है, तो जो कम एनर्जी वाले होंगे वो आगे आना चाहेंगे। आगे एनोड का जो पोटेंशियल है वो है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसका मतलब जिनके पास एनर्जी कम थी, जैसे एनोड उनको कहेगा कि भाई आगे नहीं आना, रुक जाओ, तो वो बेचारे चुप करके बैठ जाएंगे। उनके पास ताकत ही कम है, एनर्जी कम है ना। ये मैं फील करवा रहा हूँ, सिर्फ आपने फील करके समझना है बात को। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी। अब जिनके पास ज्यादा होगी वो बदमाशी करेंगे ना, कहेंगे भाई हमारा रास्ता छोड़ो, हमने आगे ही जाना है। एनोड उनको कहेगा कि यार आगे ना जाओ, हालात खराब है ना, आप पीछे बैठ जाए सुकून से, क्या आपको तकलीफ है। लेकिन उनके पास एनर्जी है, ताकत है, अब वो यहाँ पे बदमाशी करेंगे। जैसे ही बदमाशी करेंगे और एनोड को पता चलेगा कि ये मुझसे नहीं अब रुकने वाले, तो फिर एनोड परेशान हो जाएगा ना। ये मैं आपको फील करवा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, फील ही करें। तो एनोड करेगा यहां पे ठहरे होंगे आप। तवज्जो, यहां पे डियर स्टूडेंट्स सपोज कर रहा हूं कि आप ठहरे। अब ये एनोड आपको करेगा कॉल, कहेगा भाई जिनके पास एनर्जी ज्यादा है ना वो बदमाशी कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होता कंट्रोल।
मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं उन सारों को कंट्रोल कर सकूं। तो ये आपको कॉल करेगा और आप बदमाशी बर्दाश्त करेंगे? नहीं ना, तो आपसे तो होगी नहीं, आखिरी तो हमें बर्दाश्त है ही नहीं ना। तो अच्छा हम कहेंगे अच्छा वो बदमाशी कर रहे हैं, एनोड कहेगा हाँ जी। तो फिर हम यहाँ से डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करवा के पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हम जैसे ही इसको मूव करा के यहाँ पे एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल को क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। तो हमने उसकी हेल्प कर दी ना एनोड की। तो जैसे ही हम यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब अब यहाँ का पोटेंशियल बढ़ गया और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज़्यादा थी अब उनको भी पता चल गया कि भाई आगे बहुत ज़्यादा ताकत है। तो अब वो चुप करके यहाँ पे बैठ जाएंगे। इसका मतलब वो आगे सर्किट में मूव ही नहीं कर सकते। तो इस टाइम जो सर्किट में करंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट अब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, जीरो हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब जीरो हुआ है, जब आपने बैटरी की पोलैरिटी को क्या किया है, रिवर्स किया है। तो इस टाइम जो फिजिकल आप वोल्ट मीटर की तरफ देख रहे होंगे और वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल की वैल्यू शो कर रहा होगा वही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। वोल्ट मीटर जो रीडिंग आपको शो करके दे रहा है वो किसकी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसका मतलब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया, कौन सा, जो यहाँ पे है, यानी कि वो चार्जेस को आगे नहीं आने दे रहा, स्टॉप, रोक दिया है ना उसने। बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना डियर स्टूडेंट्स, यही आपकी इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, इक्वल होगा। आप ये रिलेशन पढ़ चुके हैं क्या, कि ये देखें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पीछे पढ़ के आए बैठे हैं आप, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, E इंटू वी। अब V पोटेंशियल है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन सा पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा V नॉट से। तो ये देखें अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो अब यहाँ से आपने जैसे सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रुक जाएंगे तो इस टाइम वोल्ट मीटर जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो सर्किट में, तब जो वोल्ट मीटर वैल्यू शो कर रहा है वो किसकी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -9 मल्टीप्लाई करें, आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई जो इलेक्ट्रॉन्स के पास थी। क्लियर। तो ये तरीका था। तो अब ये सारी बातें हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली है, अब बहुत आसान हो गया मामला। तो अब डियर स्टूडेंट्स अगली बात देखें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना आपको, वो आपको मिल गई। तो आप यहाँ पे लिखें जी हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट। क्लियर है जी। अब हमें चाहिए जी अगर वेलोसिटी, सिर्फ एनर्जी के बाद हमें सिर्फ वेलोसिटी चाहिए हो, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वो यहाँ से कैलकुलेट कर लें। ये देखें जी v मैक्स इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा तो 2e v नॉट डिवाइडेड बाय m इधर आके डिवाइड हो जाएगा और होल की स्क्वायर रूट डायरेक्ट करने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास v मैक्स आ गया। तो इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का ये फार्मूला है। आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से मौजूद होगा, आप देख चुके होंगे। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर, बल्कि लिख ही देते हैं 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -31 kg। और चार्ज भी आपको वैल्यू पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -19। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब बड़ी आराम से मैं चल रहा हूँ और हर चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना, तवज्जो से बैठना है। अब अगर आपको ये फार्मूला याद हो गया ना, तो क्यों ना इसको अच्छे तरीके से याद रखने के लिए छोटा सा इससे रिलेटेड MCQs डिस्कस कर लें, जो कि बहुत हेल्प करेगा। देखें कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है 25 वोल्ट, या आप कुछ भी समझ सकते हैं 169 वोल्ट, या और कुछ भी हो सकती है, मैं सिर्फ समझाने के तौर पे आपको ये वैल्यू कंसीडर करके दे रहा हूँ। आपसे कहता है मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब आपको रिलेशन ये पता है कि v मैक्स इज इक्वल टू, इसको डिस्टेंस अलग अलग लिख लें 2e/m, फर्क तो कोई नहीं है ना, ये मैं आपको आसान से आसान करके बता रहा हूँ v नॉट। अब बच्चे क्या करेंगे, जब मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होगा वो 2 फिर e की वैल्यू लिखेंगे, m की लिखेंगे, फिर v नॉट पुट करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, फिर इसका आंसर बताएंगे। इसका मतलब उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 1-2 मिनट लग जाएंगे ना। तो क्यों ना इतना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप इसका एक शॉर्टकट याद रखें। अब शॉर्टकट ये है, जब भी वो कहे ना मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करें, पोटेंशियल दिया हुआ हो स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो डियर स्टूडेंट्स आपने फिर ये रिलेशन याद रख लें। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस फार्मूले को ऐसे। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़
इसकी वैल्यू आप याद रख ले, इसकी वैल्यू है जी वी मैक्स इज इक्वल टू, इस सारे की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स 6 × 10⁵ और ये आगे स्क्वायर रूट वी नॉट। लो जी, जब भी आपको वी नॉट दिया हुआ हो, आपने वी मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो आप डायरेक्ट यही वाला रिलेशन यूज करेंगे। अब ये वैल्यू याद रख लें, रट्टा मार लें, तो अब देखिए आसान हो गया ना, टाइम आपका बच जाएगा। अब सिर्फ वी नॉट की वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। जैसे 25 है तो 25 यहाँ पे पुट करें, 25 का स्क्वायर क्या होता है 5, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप बहुत कम टाइम में आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट यहाँ पे याद रखिएगा, इसी इक्वेशन से हमने एमसीक्यू तैयार किया है। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि जितनी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स थे ये किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, एनर्जी पे, किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो ये सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज बनेंगे, तो इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये एक ही लाइन याद रखेंगे तो सारे एमसीक्यू आपके इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। देखें जी, नंबर वन पे है डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इनका रिलेशन डायरेक्ट है डियर स्टूडेंट्स किसके साथ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ। किसके साथ डियर स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ। ठीक है, अब देखें अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है, यानी कि वो ज्यादा निकलते हैं, तो इसका मतलब सर्किट में फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, करंट ज्यादा होगा। तो इनके बढ़ने से सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। बात समझ नहीं आई? ठीक है ना। तो जितने आपके पास एमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी उतना ही आपके पास सर्किट में करंट ज्यादा होगा। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। अगर ज़्यादा निकलेंगे तो सर्किट में करंट भी ज़्यादा होगा। और इसी के साथ याद रखें डायरेक्ट रिलेशन है इसका नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ। ठीक है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का डायरेक्ट रिलेशन है। जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद ज्यादा, इसका मतलब उस लाइट की इंटेंसिटी भी ज्यादा। तो इसका मतलब गेम तो फिर यहां से चलना स्टार्ट हुई है ना, क्योंकि ये क्या जा रहे हैं, फोटॉन्स जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद ज्यादा, तो इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा। और अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे। अगर ये ज्यादा एमिट होंगे तो करंट सर्किट में ज्यादा होगा। क्लियर है जी? ये डायरेक्ट रिलेशन याद रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, वो जरा गौर से देखिएगा कि ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स का रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये इनवर्स है किसके साथ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी डी स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स का रिलेशन इनवर्स है। कि अगर यहां से डिस्टेंस कम तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद ज्यादा, और अगर डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फिर इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये रिलेशन कैसा है, इनवर्स। अब ये बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो मैं जरा आपको समझा देता हूं। देखें जी डियर स्टूडेंट्स, ये सोर्स है, इस सोर्स से लेकर ना, ये इस कलर से शो करता हूं ताकि आपको नजर आ जाए, ये इस सोर्स से लेकर इस मेटल सरफेस तक का ये सारा डिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, डी है। अगर ये डिस्टेंस कम है, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि लेट्स सपोज ये कम डिस्टेंस है और इस सोर्स से
30 जो है फोटॉन्स निकलते हैं, 30 फोटॉन्स निकले और 30 के 30 ही इस मेटल सरफेस पे हिट करते हैं। बात समझ रहे हैं, 30 के 30 ही टारगेट पे पहुंचते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला डिस्टेंस सपोज करें मैंने यहां तक बढ़ा दी है, वैसे तो बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे लेकिन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब डिस्टेंस गया बढ़, ग्रेटर हो गया। अगर आपके पास डिस्टेंस बढ़ गया है तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अब बच्चे यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं भाई डिस्टेंस बढ़ गया, पहले अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ से 30 निकल रहे थे तो डिस्टेंस बढ़ा दो, अब भी तो फोटॉन्स 30 ही निकलेंगे, बिल्कुल 30 ही निकलेंगे। सपोज करते हैं अभी भी 30 ही निकल रहे हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स वो 30 के 30 डिस्टेंस जब बढ़ाएंगे तो कुछ हो सकता है इधर निकल जाए, कुछ इधर निकल जाए, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है तो कुछ इसके ऊपर से निकल जाए, यानी कि इस मेटल सरफेस पे 30 के 30 हिट नहीं करेंगे, टारगेट पे नहीं पहुंचेंगे। तो इसका मतलब हो सकता है 25 पहुंचे, 20 पहुंचे। तो इसका मतलब देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद क्या हो गई, कम हो गई है ना, वो मेटल सरफेस तक नहीं पहुंच पाए। तो डिस्टेंस के बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद क्या हो गई है, कम हो गई है। अब इसी चीज़ को मैंने आसान करके बयान किया, अदरवाइज मैं थोड़ा सा आपको इसके पीछे बैकग्राउंड में लेके जाऊं कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी होगी, फिर आगे इनइलास्टिक कोलिजन होगी, फिर किस तरह से फोटॉन अपनी एनर्जी लूज करते जाएंगे, फिर वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे। ये पीछे थोड़ी सी बहस है, लेकिन उस तरफ आप जाएंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा में आपको सिर्फ एक बात याद करवा दूँ ताकि आपका फ़ायदा हो ना। आप माशाल्लाह बहुत बिजी लोग हैं, इतना आपके पास टाइम भी नहीं है, तो कम टाइम में आपने रट्टा ही मारना होता है ना। तो फिर भी आपको हम अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि जितना आप याद रख सकें। तो सिर्फ आप इतना याद रख लें कि डिस्टेंस के बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो टारगेट पे कम पहुँच पाते हैं। ये मतलब याद रखें। क्लियर है जी। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसी के साथ, डिस्टेंस के साथ देखें इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रिलेशन भी इनवर्स, इसका भी इनवर्स, इसका भी इनवर्स, इसका भी इनवर्स। तो इसका मतलब 6-7 एमसीक्यूज यहां से बन सकते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, क्या भाई, ये जो इंटेंसिटी का रिलेशन डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स आ रहा है, तो इसी इंटेंसिटी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें इसको, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। किसके? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। वो भी याद रखें, ये भी याद रखें, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये देखें ना, हमारे पास जो पावर अपना इंटेंसिटी होती है, वो इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया। अब एरिया यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4πr²। तो P/4πr²। देखें ना, r² आ तो गया है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो d के स्क्वायर के साथ देखें इंटेंसिटी का रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो इंटेंसिटी क्या आ रही है, r² के साथ इनवर्स। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट और मिल गया, ये भी बताता हूँ क्या मिल गया, कि इंटेंसिटी जो है ना, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करती है, सेटिस्फाई करती है। तो इसको लिख लें फौरन। देखें ना, यहाँ से आपको पता चल गया इंटेंसिटी क्या कर रही है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड कर तो रही है। क्लियर? तो ये प्रूफ भी हो गया कि रिलेशन बिल्कुल ठीक है। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ क्या बना रही है, डायरेक्ट रिलेशन बना रही है। कैसे पता चलेगा, देखें, अब ये बेसिकली जो फोटॉन्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, जरा गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहाँ बनाए, इधर ही बनाते हैं। तो ये देखें, ये अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक। अब इसमें क्या है, ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ, ये सारे क्या हैं, फोटॉन्स, ठीक है ना, ये फोटॉन्स हैं। अब देखें, अगर एम्पलीट्यूड कम है, ये अगर एम्पलीट्यूड कम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इसके अंदर कम समा पा रहे हैं, कम आ रहे हैं। अगर ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, तो ये देखें, अगर ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, तो एम्पलीट्यूड के बढ़ने से अब देखें इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद भी ज़्यादा आ सकती है। देखा, ये देखें, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड के बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद बढ़ती है। तो एम्पलीट्यूड के बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद बढ़ती है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी भी फिर बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स और इंटेंसिटी का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। तो देखिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो फिर इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। शाबाशी, ठीक है ना, यहाँ तक आप याद रखेंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक की डिस्कशन आप सिर्फ याद रखें। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या
ये तो सारी बातें समझ आ गई। एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स याद रख ले, अगर यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी। हाँ, एनर्जी और इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होगा? तो इसको नोट करें, फटाफट लिखें। एनर्जी और इंटेंसिटी जो है ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। अगर एनर्जी और इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट है तो फिर यहीं से बात याद रख ले कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं किस पे? इंटेंसिटी पे, चेंज ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है ना। वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। और इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, वो भी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी बात को फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह लें या एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कह लें, ठीक है ना दोस्तों, बात एक ही है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो एक मैंने लिख दिया, दूसरा आप खुद बना लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ तक जितनी बातें डिस्कस कर चुके हैं ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे समझें कि यहाँ पे जितने भी अभी हम ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं और ये रिलेशन, ये सारे आपके एनएमडी कैट एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। बोर्ड से भी कोई आ सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक छोटी से छोटी बात भी आपको क्लियर करवाई जाए। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहला ग्राफ इंटेंसिटी और करंट के बिटवीन। तो इंटेंसिटी और करंट का रिलेशन तो डायरेक्ट है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। तो इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आ गई, लो जी। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से देखें, ये कैसा रिलेशन है? इनवर्स, इसका इसके साथ इनवर्स, इसका इसके साथ इनवर्स, इसका इसके साथ इनवर्स। तो जो मर्जी आपसे ग्राफ पूछे आप ड्रा कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा? इनवर्स। तो इनवर्स में जैसे बॉयल्स लॉ के अंदर आपके पास कर्व थी, वैसे ही यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। इनवर्स रिलेशन है, ये देख सकते हैं, डी स्क्वायर का इंटेंसिटी के साथ भी, करंट के साथ भी। अब डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे ऐसा होता, ये इस कलर से शो कर देता हूँ कि यहाँ पे वही इंटेंसिटी या करंट, लेकिन यहाँ पे आ जाए 1/d का स्क्वायर, ये चीज़ पूरी की पूरी आ जाए, तो फिर तो रिलेशन क्या बन जाएगा? डायरेक्ट। तो फिर यहाँ पे पहले गौर करना है कि क्या दे रहा है वो, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब रिलेशन क्या आ जाएगा? डायरेक्ट। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये ग्राफ होगा। उसके बाद अगर इंटेंसिटी कह लें या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह लें, उसका फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन अभी बता के आया हूं कि एनर्जी का और इंटेंसिटी एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट, और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट। लिख लिया है ना मैंने, क्योंकि बोला है कि लिख लें इसको पॉइंट को। तो अब इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, तो फिर फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी आप बढ़ाते जाएंगे, करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगी? सेम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये सेम रहेगी। क्लियर है जी। ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ थे छोटे छोटे जो यहाँ से बने हैं, वो हमने आपको बता दिए। अब स्टूडेंट्स दो ग्राफ और हैं जो आपकी बुक में बनाए गए, इनको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस ग्राफ को देखें, ये वाला। इसमें स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कर्व 1 है और ये वाली क्या है जी? 2। अब दो हमारे पास जो यहाँ पे सॉरी भाई, बेसिकली लाइट्स ही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस के अलोंग है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? पोटेंशियल। इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ क्या है? नेगेटिव। अब डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें, यहाँ पे तो इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है सेम दोनों की, 1 वाली की भी और 2 वाली की भी, सही है। 1 भी इंटेंसिटी करंट इधर है और 2 वाली का भी करंट इंटेंसिटी इधर है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? सेम। दोनों की इंटेंसिटी क्या है? सेम। तो इसका मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। तो ये सारा क्या है? इंटेंसिटी सेम है। I1 का भी और I2 का दोनों मिलके क्या बन गए? I। तो इसका मतलब इंटेंसिटी तो है सेम। आगे देखें जरा, ये सारा क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो 2 वाली का स्टॉपिंग पोटेंशियल देखें, ये सिर्फ इतना है, और 1 वाली का स्टॉपिंग पोटेंशियल ये इतना है, ये इतना। बात को समझ रहे हैं ना? ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल।
इसका मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वाली का ज्यादा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, नोट करें, फटाफट लिखें। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे करता है। ये फिर हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है। वो जिन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, तो उनको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ा था, याद है ना? तो देखें, इसका मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कहाँ से? वो पीछे फ्रीक्वेंसी बढ़ी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब उन ज्यादा एनर्जी वाले एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी ना। तो इसलिए आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, मैंने बता दी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका कम, इसका ज़्यादा, तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का क्या है? डिफरेंट। तो एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिफरेंट। तो फिर ये बात पहले यहाँ पे लिख लें कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा जाए तो वो 1 वाले का क्या है डियर स्टूडेंट्स? ग्रेटर है। किससे? 2 वाले से। तो इसका मतलब फिर एनर्जी 1 वाले की क्या होगी? ग्रेटर होगी 2 से। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी F2 क्या होगी? ग्रेटर होगी F1 से। हाँ, लैम्डा जो है वेव लेंथ वो क्या हो जाएगा? 2 का लेस हो जाएगा लैम्डा 1 से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है। अब डियर स्टूडेंट्स आखिरी बात कि भाई इंटेंसिटी अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है? देखें, इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। इसका मतलब इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन की तादाद सेम है। मैं कहाँ लिखूं जी? चले यहाँ लिख देते हैं। इंटेंसिटी सेम का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन की तादाद सेम है। यानी कि अगर पहली 1 वाली में देखें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स लेट्स सपोज 100 है, 2 वाली में भी नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं? 100 हैं। तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या होगी? दोनों की सेम होगी। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? देखें, फ्रीक्वेंसी आ रही है डिफरेंट। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट का मतलब क्या हो सकता है? और भाई इन दोनों का कलर डिफरेंट है, क्योंकि कलर डिफरेंट होगा दोनों वेव का, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो यहां से देखें ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट का मतलब यहां पे कलर क्या है? दोनों का, दोनों लाइट का कलर क्या है डियर स्टूडेंट्स? कलर डिफरेंट है। चलो जी, ये मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक चीज़ और बताते हैं, आप इसको यूं भी देख सकते हैं। देखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम तो इसका मतलब एनर्जी कम, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, क्योंकि जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उसको रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल आपको देना पड़ रहा था ना। वहाँ पे याद रखें जब आपको कॉल आई थी, याद है ना? तो इसका मतलब यहाँ से देखें कम पोटेंशियल, तो इसका मतलब उनको रोकने के लिए एनर्जी भी कम, सॉरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी भी कम। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाया है तो इसका मतलब एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम एनर्जी भी ज़्यादा थी, इसलिए आपको पोटेंशियल बढ़ाना पड़ा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? यूं भी आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल जी, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाए यहाँ पे हम भागे भागे चलेंगे। देखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का क्या है? सेम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने अभी आपको बताया है कि वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? शाबाश बोले, सेम। बोल दिया करें, मेरे पास आवाज़ आए या ना आए आपने बेटे बोलना है। फ्रीक्वेंसी अगर सेम तो फिर एनर्जी भी सेम। ठीक है ना? ये पॉइंट नोट कर लें। हाँ, ज़रा गौर करें, इंटेंसिटी दोनों की डिफरेंट है। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ 1 का, इसे नाम दे देता हूँ 2 का। तो इसका मतलब इंटेंसिटी जो 1 की है वो ग्रेटर है इंटेंसिटी 2 से। अब इंटेंसिटी डिफरेंट तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी। तो अगर 1 वाली ग्रेटर तो इसका मतलब इसमें लेट्स सपोज नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद 100 है और इसमें कितनी है? 50। तो इसीलिए इंटेंसिटी में फ़र्क आया है ना। देखें, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है ना इंटेंसिटी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स डिफरेंट तो इंटेंसिटी डिफरेंट। अब दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम तो फ्रीक्वेंसी सेम। भाई फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब दोनों लाइट का कलर सेम है। तो यहाँ पे कलर क्या है? सेम। ये यहाँ पे लिखने लगा हूँ, कलर क्या है? सेम है। ठीक है ना? लो जी, ये कहानी भी एंड होगी। अब आते हैं डियर बुक का एक और ग्राफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में। इसको आप ना एक इस अंदाज में पढ़ें। देखें, स्ट्रेट लाइन है ना, रिलेशन डायरेक्ट आ रहा है ना, लेकिन बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। ठीक है ना?
एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है या कम हो रही है, इससे कम होने से वो कम हो रहा है, इसके बढ़ने से ये बढ़ रही है। ठीक है, जैसे मर्जी पढ़ें, यहाँ ऐसे पढ़ लें या ऐसे पढ़ लें, लेकिन आप इस तरह से पढ़ें ना तो ज़्यादा आसान है। यहाँ से ये ऐसे ऊपर से नीचे चलते हैं। सपोज करें इस पॉइंट पे डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे f, तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी, वो भी मैक्सिमम। इसी तरह आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम, तो इसका मतलब यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है। ऐसे कम करते 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 जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे हैं तो आपने देखा अभी फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो चुकी है। बात समझ नहीं आई। इस पॉइंट पे जब आप पहुंचेंगे ऐसे, पहले यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे थे, फिर आप यहाँ पे आ गए। जब आप यहाँ पहुंचे ना तो आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी तो अभी जीरो नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो ये देखें ना अभी है, लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो, तो उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को आप नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का। क्या नाम देते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का, जिसे f0 से उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बात समझ रहे हैं, उनको सर्किट में मूव कराने के लिए एनर्जी नहीं है। हाँ, वो एनर्जी अभी उनके पास है, कौन सी, जिस एनर्जी से वो सरफेस से एमिट हुए थे, यानी कि वर्क फंक्शन। बात समझ रहे हैं ना। तो इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है, वो मूव नहीं कर सकते, अपना मेटल सरफेस से वो निकल चुके हैं। बात समझ आई। चलें जी, अब डियर स्टूडेंट्स इस ग्राफ को थोड़ा और नीचे लेके आएंगे तो इसका मतलब वाई एक्सिस के ऊपर भी ये यहां पे कट कर रहा है। अब इसका मतलब दो, एक एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पे ये ग्राफ कट कर रहा है, एक वाई एक्सिस वाले पॉइंट पे यहां पे कट कर रहा है, जैसे जैसे हम डॉटेड लाइन को पीछे लेके आए हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या, जरा गौर से सुनिए बात मेरी, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जिस एक्स एक्सिस पे आपका ग्राफ इस पॉइंट पे कट हो रहा है तो इस पॉइंट को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स एक्स इंटरसेप्ट। ये बुक में मेंशन किया गया एक्स इंटरसेप्ट, ठीक। और वाई एक्सिस की जिस लाइन पे आपके पास ये ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करता है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। अब यहां से बनेंगे दो एमसीक्यूज। क्या डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहां पे जरा गौर करें। एक्स इंटरसेप्ट किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक्स इंटरसेप्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। अच्छा, आपसे पूछा जाए वाई इंटरसेप्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जरा गौर करना है। आप देखें इस पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो हो चुकी है जीरो, उससे नीचे आएंगे तो ये वाला रीजन देखा जाएगा ना, वाई इंटरसेप्ट यहां पे आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो है यहां तक जीरो। तो उससे पहले एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो कि वहां मेटल सरफेस से तो निकल चुके हैं लेकिन आगे मूव नहीं कर सकते, तो ये वाला कौन सा रीजन बन गया कि वो मेटल सरफेस से एमिट हो चुके हैं। तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो मेटल सरफेस से एमिट होते हैं उनके पास एनर्जी जो होती है उसे क्या नाम देते हैं, वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। मेटल सरफेस से एमिट होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी चाहिए होती है उसे आप वर्क फंक्शन कहते हैं। तब इसका मतलब यहां पे देखें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो है जीरो, यानी कि मूव नहीं कर सकते, निकल तो चुके हैं। ये रीजन शो कर रहा है कि भाई वो निकल तो चुके हैं, तो इसका मतलब फिर ये क्या बन गया, ये बन गया वर्क फंक्शन। तो इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट जो है वो आपको यहां पे किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो दे रहा है वर्क फंक्शन की। अब जाहिर सी बात है नेगेटिव रीजन में है तो आप यहां पे लिखना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स माइनस का 5 भी लिख सकते हैं, ये वर्क फंक्शन का सिंबल है क्योंकि फेडरल की बुक में माइनस मेंशन किया हुआ है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई एनर्जी है ना, तो आप पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। चलें जी, अब आखिरी बात क्या डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वाली एनर्जी और प्लस ये वाली, सपोज कर लेते हैं कि यहां तक, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, अब यहां तक कि हमारे पास ये सारी एनर्जी है, सपोज करें 8 और ये वाली है -2,
तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास जो टोटल एनर्जी आती है ना, ये हमारे पास वही होगी जो हमारे पास फोटॉन की थी। तो फोटॉन की एनर्जी क्या है, HF। ठीक है, तो इसका मतलब 8 + 2, अच्छा माइनस का 2 ऐसे नहीं करना, 8 माइनस का 2 नहीं, एनर्जी है ना, दोनों को ऐड करेंगे, साइन को इग्नोर करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी 10, और वो हमारे पास फोटॉन की एनर्जी होगी। तो इस तरह आप इस ग्राफ को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अब आ जाए जी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लेकिन यहां से आपने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उनको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ा। तो फिर मैं कह सकता हूं ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल के, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ रहा था। क्लियर है ना। तो अब इसका मतलब जहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वहां पे V0 भी लिख दें तो तब भी आपके पास ग्राफ यही रहेगा। क्लियर है ना। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फटाफट एमसीक्यूज देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि यहाँ से आपसे अगर स्लोप पूछ लिया जाए तो फिर स्लोप आप जानते हैं, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं ना डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, या परपेंडिकुलर ओवर बेस, सारी बातें आपको पता है। तो अब देखें परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलिए अभी लिख दें, काइनेटिक एनर्जी लिख दें, बाद में बताता हूँ क्या लिख सकता हूँ। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें F है, तो ये आ गया F। अब मुझे बताएं काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ एनर्जी लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय F। क्लियर है ना, यहाँ तक जरा गौर करना है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो रिलेशन है, फोटॉन की एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू F। तो यहाँ से अगर मैं H निकालूं तो वो क्या आता है, E अपनी जगह पे, F इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो E ओवर F। तो E ओवर F किसके इक्वल है, H के। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ना H। इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है प्लैंक्स कांस्टेंट की, H की। तो ऑप्शन ये आएगी बन के प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो H क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट याद रखें, अगर वो पूछे कि ये स्लोप की, इस स्लोप की वैल्यू क्या है, वैल्यू, तो फिर सर नहीं पकड़ के बैठ जाना, देख तो रहे हैं स्लोप किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, H की, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप पढ़ के बैठे हैं 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जाउल इनटू सेकंड। तो ये वैल्यू फिर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसका यूनिट क्या है, जाउल सेकंड। कैसे आया देखें, E इज इक्वल टू HF, तो H यहां से निकालें E ओवर F। तो एनर्जी का क्या होता है जाउल, फ्रीक्वेंसी का पर सेकंड, तो पर सेकंड ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। ठीक है ना। लास्ट एमसीक्यूज नोट, क्या वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन डियर स्टूडेंट्स एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, समझ गए, मेटल सरफेस पे डिपेंड करता है। ये याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड पे आपके पास जो एमसीक्यूज आएगा ना उसमें आपका ये पॉइंट हेल्प करेगा। तो मैं लिखने लगा हूं, जो वर्क फंक्शन है यहां पे ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी लिख लें। ठीक है जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, तो बस टॉपिक अपना कंप्लीट होने वाला है। अब आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मैथमेटिकल इक्वेशन डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने बुक में से ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ आपने जरूर एक दफा रीड कर लेना है। ठीक है ना। तो अब आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन है वो है जी, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन ए का। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई ये इक्वेशन सिर्फ वैलिड तब है जब आपके पास एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे होंगे, तब ये इक्वेशन वैलिड है। अगर उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 है और सिर्फ उनके पास एमिट होने के लिए एनर्जी है, सिर्फ वो मेटल सरफेस से एमिट हो सकते हैं, तब ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। क्लियर कर ले, ठीक है, नोट कर ले, लिख ले। अच्छा एक चीज और मेरे माइंड में आ रही है कि देखें, अब ये सारी चीजें तो आपको याद हो गई, लेकिन जब पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो देखें उस टाइम करंट 0 नहीं है। देख रहे हैं ना, ये कब होगा, जब आपके पास बैटरी लगी होगी, या अगर बैटरी
सॉरी बैटरी लगी होगी लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो, या फिर आप बैटरी हटा दें तब ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है ना। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमने इक्वेशन ली है कब वैलिड होगी, आपको बता दिया। लेकिन इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ई की जगह लिख दें फोटॉन की एनर्जी है तो HF इज इक्वल टू वर्क फंक्शन वैसे, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को भी अभी आप ऐसे ही लिख दें, ठीक। अब जरा गौर करना है, अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को जो F है मान लूं कि ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल, यानी कि इस कंडीशन पे अगर मैं बात करना चाहूं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F क्या बन गया, कम होते 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 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो गया है। तो फिर मेरे पास इक्वेशन बनेगी H इंटू एफ नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस, हाँ जी, जीरो। क्यों? क्योंकि इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर? तो इसका मतलब वर्क फंक्शन किसके इक्वल आ गया, H इंटू एफ नॉट के इक्वल आ गया। लो जी, आपको वर्क फंक्शन का फार्मूला मैथमेटिकल मिल गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग, और वो कैसे कि भाई इसी वर्क फंक्शन का एक और रिलेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, H इंटू एफ नॉट। तो ये देखें C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो अगर एफ नॉट लिख दूं यहाँ भी लैम्डा नॉट बन जाएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको एफ नॉट चाहिए, तो एफ नॉट इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा नॉट। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ C ओवर लैम्डा नॉट। तो ये एक और रिलेशन आपको वर्क फंक्शन का मिल गया, ठीक है ना। ये सारे रिलेशन आपने याद रखने डियर स्टूडेंट्स। अब देखें जी, इसी इक्वेशन को दोबारा लिखने लगा हूं कि ये वाली चीज कैसे लिखी जा सकती है, E वैसे, ठीक, इज इक्वल टू फाई की जगह क्या लिख सकता हूं, HF नॉट, तो HF नॉट प्लस ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को डियर स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं, चलें अभी वैसे लिख दें, नहीं तो मैं EV नॉट लिखने लगा था, वो अगले इक्वेशन में लिख लेते हैं, ठीक है, यहां तक आ गए। फिर अब E की जगह HF, एक और रिलेशन, और यहां से बन गया जी HF नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है यहां से, तो फिर ये रिलेशन बन जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF माइनस का HF नॉट, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन B। लो जी, अगर इसी के बाद आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं कि हमारे पास, चलें वो वैसे मैंने लिख दी है लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है कि E इज इक्वल टू 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऊपर लिखी हुई ना इक्वेशन है, और ये इक्वेशन बन B बन गई, मैं उसी को दोबारा लिखने लगा था। तो बहरहाल ये बहुत है रिलेशन इतने। अगर वो ये लिखना चाहें तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक और लिख सकते हैं, और वो क्या आ जाएगा, इस जगह पे ये EV नॉट आ जाएगा। देखिए ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, EV नॉट के इक्वल है। तो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बस। लो जी, इतनी बातें आपने याद रखनी है, टॉपिक एंड हो चुका है। अब हम छोटा सा एक इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करते हैं। सपोज करें जी आपके पास एक जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन है जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वर्क फंक्शन का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना, और यहाँ से आपके पास एक फोटॉन है जिसके पास एनर्जी कितनी है जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आप इसको जाहिर सी बात है वो बीम कह दे, वो इंसिडेंट रे कह दे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोल दे, फोटॉन्स कह ले, जो मर्जी वर्डिंग देगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक हिंट के तौर पे समझाने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन बन के कैसे आएगा, ठीक है। तो एनर्जी दी गई है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन दिया गया है, आपसे कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यार पता नहीं EV आया है, ये कैसे चेंज होगा, वो जूल में चेंज करने बैठ जाते हैं, फिर वैल्यूज कन्वर्ट करके फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे बताने का मकसद यही है कि आपने इसको करना कैसे है। देखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने फाइंड आउट करना है, इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स आप ये वाली यूज करें, क्या, E इज इक्वल टू यही वाले H, अच्छा HF नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क फंक्शन लिख सकता हूँ ना। ये देखें HF नॉट इज इक्वल टू 5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी इक्वेशन को लिखने लगा हूँ, E इज इक्वल टू HF नॉट की जगह लिखने लगा हूँ 5, क्योंकि 5 दिया हुआ है ना, प्लस आगे काइनेटिक एनर्जी की जगह ये लिख सकता हूँ ना, तो ये आ गया EV नॉट। लो जी,
अब यहाँ से हमें वी नॉट चाहिए ना, इसको अलग कर लें। ई वी नॉट इज इक्वल टू एनर्जी अपनी जगह पे, फाई इधर आके माइनस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब ज़रा गौर करना है, ये आ गया जी ई वी नॉट अपनी साइड पे, एनर्जी की वैल्यू कितनी दी गई है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस वर्क फंक्शन कितना दिया गया है 1.5। आप पहले ही घबरा जाते हैं देख के, वैल्यू देख के ही घबरा जाते हैं। भाई घबराना नहीं है ना, ठीक है ना, पहले करना है। तो ये देखें ई वी नॉट वैसे, अब देखें 2.5 में से 1.5 को निकाल दें, कितना बचता है 1, और आगे ई इंटू वी। तो ये ई तो ऑटोमेटिकली ई से कैंसिल हो गया, तो वी नॉट किसके इक्वल आ गया भाई, वी नॉट 1 वोल्ट के इक्वल आ गया। लो जी, इतनी सी देर लगी है। तो सिर्फ यही आपकी एक प्रैक्टिस करवानी थी कि आपने इन इक्वेशन में से अगर कोई एमसीक्यू आता है तो किस तरह से इक्वेशन का यूज़ करके आपने फटाफट अपने आंसर को कैलकुलेट करना है, देखना है। लो जी, लास्ट में एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं सामने आ गया हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनएमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ज़रा इसको समझिएगा। सपोज करते हैं कि इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी अगर मैं डबल कर दूं तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मेरे पास इंसिडेंट फोटॉन है ना, उसकी कुछ एनर्जी है, उसको मैं डबल कर देता हूं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। रिलेशन कौन सा यूज़ करेंगे, ये देखें। इस रिलेशन को देखते ही स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी E इज इक्वल टू 5 प्लस मैक्सिमम, तवज्जो डे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम। अब वो कहते हैं सारा सीधी सीधी बात है, कैसा एमसीक्यूज़ पूछ रहे हैं कि एनर्जी आपने अगर फोटॉन की डबल की है तो इधर से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन है, बढ़ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ऐसे नहीं करना आपने। अब ज़रा गौर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये देखें होगा क्या, अगर आप कहते हैं कि ये डबल, इसके डबल करने से ये डबल हो जाएगी, अगर आप कह रहे हैं तो फिर ये देखें। सपोज करते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी है 10। अब 10 यानी कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है ना, तो 10 कैसे बराबर होगा। फॉर एग्जांपल 5 के पास है जी एनर्जी हमारे पास 2 और आगे है 8। अब देखें 8 प्लस 2 10 इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, बोलें हो रही है ना, तो इसका मतलब ओके। अब हमने ये वैल्यू खुद से कंसीडर कर ली, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमने क्या किया, इस एनर्जी को डबल, यानी कि इस एनर्जी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। यही मेरा क्वेश्चन है ना, फोटॉन की एनर्जी को क्या कर दिया, डबल। तो पहले 10 थी, अब इसको डबल किया तो ये क्या बन गया 20। अब आप कह रहे हैं जी इधर से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, यानी कि इसके डबल करने से ये डबल हो जाएगी। अगर मैं इसको डबल करूं तो इसका मतलब ये बनता है कितना, डबल से 16 है ना, 16। तो 16 को अगर मैं 2 में ऐड करूं तो 18 बनता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको भी डबल करना है, इसको भी डबल कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 4। तो 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। कहते हैं देखें हो तो गया है। डियर स्टूडेंट्स आप गलती कर रहे हैं, कहां पे, देखिए वर्क फंक्शन है भाई, वर्क फंक्शन एनर्जी के बढ़ने से चेंज होगा। वर्क फंक्शन एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये क्या लिखा था मैंने, वर्क फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी। वर्क फंक्शन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मैटर सरफेस पे डिपेंड करता है। तो आप कैसे बढ़ा रहे हैं उसको, इसका मतलब ये वैल्यू तो डियर स्टूडेंट्स आप बढ़ा ही नहीं सकते ना, ये तो रहेगी कांस्टेंट। बात समझ रहे हैं, तो ये तो 2 का 2 ही रहेगा, ये तो आप नहीं बढ़ा सकते। अब देखें अगर आप कह रहे हैं कि एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी को डबल करने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी 16। तो 16 को अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ 2 में तो ये तो बनता है 18। तो 18 20 के बराबर ही नहीं है, तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई होती नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत। बात समझ रहे हैं ना। हाँ अगर मैं 16 की बजाय यहाँ पे 18 ऐड करूँ, 18, तो अब 18 प्लस 2 20 और ये भी 20। अब देखें इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई, यानी कि 20 20 के बराबर ही होता है ना। तो इसका मतलब मैंने देखा कि भाई एनर्जी को डबल करने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं करनी पड़ती, डबल से ज्यादा करनी पड़ती है, डबल से ज्यादा करनी पड़ती है।
बात समझ आई, तब जाके क्वेश्चन सेटिस्फाई होती है। तो फिर अब ऑप्शंस पे गौर करें। डबल नहीं, हाफ नहीं, उसके बाद चार्ली क्या है, लेस देन डबल नहीं, मोर देन डबल, हाँ जी मोर देन डबल। देखे ना, डबल तो बनता है 16, लेकिन आपको 16 से ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक टॉपिक की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।